हाँ, चलो देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ था उस लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने देखा था कि मैटर क्या होते हैं। उसके बाद में हमने बताया था कि मैटर दैट कैन बी एग्जिस्ट इन हाउ मेनी स्टेट, 3 स्टेट, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहली जो स्टेट है वो सॉलिड है, देन लिक्विड है, और तीसरी जो है वो गैस है। और एक प्लाज्मा की भी बात कर रहे थे हम, लेकिन अभी ठीक है, प्लाज्मा की बात नहीं करते हम अभी। तो बेटा सॉलिड हमने बताया था कि सॉलिड क्या होते हैं, जिसे डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं हम सॉलिड, और जिसे डेफिनेट वॉल्यूम हो बट डेफिनेट शेप ना हो उसे कहते हैं हम लिक्विड। और ऐसे सब्सटेंस और मैटर जिसे ना तो डेफिनेट शेप हो ना तो डेफिनेट वॉल्यूम हो उसे हम कहते हैं दैट इज गैस। जैसे कि O2 है, N2 है, CO2 है, बहुत सारे गैसेस है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, एलिमेंट्स। मैंने एलिमेंट्स के बारे में भी बात किया आपसे, कंपाउंड भी बताया था आपको। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसे हम 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सिस्टम में नहीं तोड़ सकते। ऐसे मैटर और दी सब्सटेंस जिन्हें बेटा 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा ना जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है बात। और जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर कंपाउंड की और एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, बाद में हम बात करने ही वाले हैं किसकी, एटम्स के बारे में बात करने ही वाले हैं। मैंने डेफिनेशन आपको बता ही दिया था कि क्या होते हैं करके एटम्स। ठीक है, तो इधर देखिए आप, ये जो है हमने करना है बात यहां पे एलिमेंट्स की। नजर आ रहा है ना, कि थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा सही नहीं नजर आ रहा है, इसे थोड़ा दोबारा से फिर लिखेंगे। इधर देखिए आप, हम बात करने वाले हैं बेटा एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो है ये भी मैटर्स होता है। ठीक है, एलिमेंट्स भी क्या होता है, मैटर्स होता है। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सारे के सारे क्या रहेंगे बेटा, मैटर्स रहेंगे। ठीक है, एटम्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स। मैंने वैसे ओरली बोला था आपको कि दैट कैन नॉट ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। द एलिमेंट्स इज द सब्सटेंस और द मैटर दे कैनॉट, इधर देखो बेटा, दे कैनॉट स्प्लिट अप इनटू और ब्रेक, क्या बोलेंगे आप यहां पे इसको, ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। 2 और क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिसे 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ रही ना बात है आपको, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल में 112, 118 जो है वो सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। आप उसे दूसरे किसी सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, हम बात करने वाले हैं एग्जांपल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, आयरन हो जाए, जैसे कि क्या हो जाए, कॉपर हो जाए, जैसे कि क्या हो जाए बेटा, गोल्ड, जैसे हम ऑरम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरम। देखो ये जो ऑरम है ना, ये AU, इसे कहते हैं बेटा ऑरम। क्या बोलेंगे आप इसे, ऑरम। और ऑरम का मतलब होता है दैट इज गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेटल ही एलिमेंट्स, मेटल ही एलिमेंट कहलाएंगे, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से पता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, दैट इज एलिमेंट्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि आपको, इन्हें बेटा 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि जिसे हम 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में अगर ब्रेक कर सके तो कैसे ब्रेक करना है, वो भी बात करेंगे। उसे कहते हैं बेटा कंपाउंड। क्या बोलेंगे आप उसे, कंपाउंड। तो देखो बेटा साइमल्टेनियसली यहां पे कंपाउंड की भी हम बात कर लेते हैं कि कंपाउंड किसे कहते हैं। इधर देखिए आप, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहेंगे। बाद में आपको एटम्स के बारे में बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन एक्चुअली इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस क्या होगी। ठीक है, अब देखो, द सब्सटेंस दे ब्रेक इनटू, हम क्या बोलेंगे इसको, बोलो, दे ब्रेक इनटू बोलो, इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। देखो अगर ये 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया। अरे जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड क्या होते हैं कि जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं,
इसका मतलब ये है कि वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस से मिलके बने हुए। क्लियर है बात यहाँ पे? जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, अगर आपने लिया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। पता है ना आपको कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम जिसे बोलते हो आप, दैट इज कैल्साइड बोलते हैं, या मार्बल जो बोलते हैं, ठीक है, मार्बल या चौक पाउडर ले लीजिए आप, यही होता है, दैट इज CaCO3। CaCO3। अगर मैं इस CaCO3 को बेटा हिट कर दूं, इधर देखिए आप, अगर हमने क्या किया, इस CaCO3 को क्या कर दिया बेटा? हिट कर दिया। हिट कर दिया नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? ये टूटेगा बेटा ऐसे, CaO प्लस किस में टूट जाएगा? CO2 में टूट जाएगा। यहां से CO2 निकल के भग जाएगा बाहर। क्लियर है बात यहां पे? तो समझ में आया? देखो ये जो है, ये जो CaCO3 है, जैसे ही हम इस बेटा इधर देखो, CaCO3 को हमने हिट किया तो ये CaO प्लस CO2 में क्या हो गया? टूट गया। तो ये जो CaO और CO2 है, ये एक सिंपलर सब्सटेंसेस है, मतलब CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया? कंपाउंड। क्या आप आयरन को दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हो? आयरन को आयरन में और कॉपर में तोड़ सकते हो क्या आप? नहीं बेटा। आयरन के आप एक टुकड़ा कीजिए या दो टुकड़े कीजिए या 2000 टुकड़े कीजिए, सारे के सारे किसके होने वाले? आयरन के होने वाले। लेकिन यहां पे सीन अलग है ना, यहां पे सीन कुछ और है कि जैसे ही हमने CaCO3 को हिट किया तो ये दो अलग अलग कंपाउंड में टूट गया। एक ही टाइप के कंपाउंड में टूटा क्या? एक ही टाइप के सब्सटेंस में टूटा क्या रे? अरे बेटा ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग है। समझ में आ रही ना बातें? दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्या लिया बेटा? MgCO3 लिया। क्या ले लिया? MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या लिया? मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेटा इधर देखिए आप, नीचे मत देखिए, इधर देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट को आपने जैसे ही बेटा हाई टेम्परेचर पे हिट किया तो ये कैसे टूटेगा? इधर देखिए आप, ये टूटेगा बेटा MgO प्लस CO2। मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है, जिस किसी भी कंपाउंड में CO2 बन सकता है हिट करने पे, CO2 वहां से निकल के भग जाएगा, CO2 निकल के वहां से भग जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बहुत सारे कंपाउंड वैसे होते हैं कि जहां पे CO2 बन सकता है तो इमीडिएटली वहां से CO2 उड़ के भग जाता है। तो CO2 को क्या कहते हैं पता है आपको? POC। POC का मतलब होता है पैरेट ऑफ केमिस्ट्री। पैरेट समझता है ना आपको? पैरेट बोले तोता होता है, तो बेटा तोते कैसे उड़ते हैं, तो वैसे ही ये जो पैरेट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, इसे हंसने की बात नहीं बेटा, बोलते हैं इसे, तो ये जो है इसे कहते हैं पैरेट ऑफ केमिस्ट्री। निकल के भाग जाता है, जब कभी भी मौका मिलेगा निकल के भाग जाएगा। ऐसे कुछ पैरेट ऑफ केमिस्ट्री है, जैसे कि नाइट्रोजन है, लाइक दैट, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, जहां कहीं भी अमोनिया बनेगा निकल लेगा, जहां कहीं भी CO2 बनेगा निकल लेगा, जहां कहीं भी वाटर बनेगा निकल लेगा। समझ में आ रही ना बात है आपको? जहां कहीं भी नाइट्रोजन बनेगा निकल लेगा। ये एक बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, देखेंगे, बात करेंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है कि क्या कहना चाहता हूं कि कंपाउंड बेटा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए दो या दो से सिंपलर ज्यादा सब्सटेंस में टूट भी रहे। क्लियर है? उसे क्या कहेंगे हम? दैट इज कंपाउंड कहेंगे। और एलिमेंट समझ में आ गया आपको कि एलिमेंट किसे कहेंगे बेटा? एलिमेंट को दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है बात? क्योंकि वो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। समझ में आ रही ना बातें आपको? क्लियर है बात? अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमने बात की गोल्ड की, किसकी बात कर रहे हैं हम? गोल्ड की। तो गोल्ड बेटा मैटर है या एलिमेंट्स है, तो उसके अंदर भी तो एटम होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एटम्स। उससे छोटा कोई और होगा क्या? नहीं होगा। तो बताइए, अगर गोल्ड की अगर ये गोल्ड का पेन है बेटा, गोल्ड का पेन है, तो इसमें सारे एटम किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। क्या इसमें कोई कॉपर का एटम होगा क्या? नहीं बेटा। कोई आयरन का एटम होगा क्या? नहीं होगा। और जितने भी गोल्ड के एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम होंगे। उनका सबका साइज क्या होगा? सेम होगा। सबका शेप कैसा होगा? सेम होगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होंगे? सेम होंगे। सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब इस गोल्ड के सारे एटम क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है बात? यहां पे आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना कि बेटा एलिमेंट्स के जो जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। और सभी, अब मेरे पास में देखो, यहां पे मैंने क्या किया बेटा, मान लीजिए ये आयरन है, ये आयरन की शीट है और ये गोल्ड का पेन है। तो इसमें गोल्ड के एटम रहेंगे, इसमें किसके एटम रहेंगे बेटा? आयरन के। अब गोल्ड के और आयरन के एटम सेम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। समझ में आ रही ना बातें आपको? मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, atoms of same elements are same, atoms of same elements are same, but atoms of different elements are different। समझ में आया है नहीं आया? मेरे सारे एटम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आपके सारे एटम्स क्या रहेंगे? सेम। मेरे और आपके एटम सेम रहेंगे क्या? नहीं। यही बोल रहा हूं मैं आपको।
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। समझ में आ रही बात है आपको? यही बेटा डाल्टन ने बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। क्लियर है बात? बड़े आगे अभी एटम्स की तरफ कि एटम्स क्या होते हैं करके। देखो मैंने ये बता दिया आपको कि एलिमेंट्स किसे कहेंगे और कंपाउंड किसे कहेंगे। दोबारा से देखिए बेटा, दोबारा से बताता हूं कि एटम हम किसे कहते हैं। मैंने बोला था दुनिया की हर वो चीज, चाहे वो कोई भी स्टेट में एग्जिस्ट क्यों ना करे, चाहे वो सॉलिड में एग्जिस्ट करे या लिक्विड में करे या बेटा गैस में करे, वो सारी की सारी किससे बनी हुई है बेटा? एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो मैंने बेटा आपको लिख के बताया था यहां पे, तो बोलो क्या था एटम्स? ये एटम्स क्या था बोलो बेटा? आप क्या बोला था मैंने? स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट, दिस आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे आप? बोलो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोला हमने? बोलो, अरे छोटी सी डेफिनेशन है ना, देखो ना, स्मॉलेस्ट बोले तो इससे कोई छोटा नहीं है। हर मैटर का एक छोटे से छोटा पार्टिकल्स है, उसे कहते हैं हम, दैट इज द एटम्स। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये जो एटम वर्ड है बेटा, ये किससे आया था? एटोमियो से आया था। कहां से आया था? एटोमियो। और एटोमियो का मतलब क्या था? अनकटेबल। क्या होता? अनकटेबल, मतलब जिसे आप फर्दर कट नहीं कर सकते, जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ये ऐसे एटम्स बोले तो वो चीज होती है बेटा किसी भी मैटर की जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है बात यहां पे? उसको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और वो छोटे से छोटा पार्ट है, वो छोटे से छोटा पार्ट है। क्लियर है बात यहां पे? ये पहली बात समझ में आ गई आपको एटम की डेफिनेशन यहां पे। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर विच इज कॉल्ड एज दी, उसे क्या बोलेंगे आप? एटम्स कहेंगे। क्लियर है बात यहां पे? अब मैंने दूसरी बात बोला था बेटा कि जो एटम के बारे में सबसे पहले कुछ बातें, कुछ पॉस्टुलेट्स, मतलब पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है पता है? उसमें से कुछ बातें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मतलब पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है कि वो एक इंसान की दिमाग की परिकल्पना, परिकल्पना समझता है ना आपको? सोच, उसकी इमेजिनेशन, कि वो उस टाइम में उसके बारे में क्या सोच रहा था। तो जॉन डाल्टन ने बेटा कुछ पॉस्टुलेट्स बताए एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या हो सकता है करके। उसने कुछ बातें उसमें की सही है, आज तक ट्रू है बेटा, और कुछ बातें गलत है उसमें की। क्लियर है बात यहां पे? देखो, अगर सारी बातें अगर डाल्टन की सही होती एटम्स से रिगार्डेड, तो बेटा फिर उसके बाद में जो नए नए एटॉमिक मॉडल आए तो वो उनकी जरूरत पड़ती क्या? आपको पता है ना कि किसी चीज में अगर कोई कमियां होती है तो उस कमियों को दूर करने के लिए दूसरी थ्योरी आती है, और उस दूसरी थ्योरी की कमियों को कम करने के लिए बेटा या हटाने के लिए तीसरी थ्योरी आती है कि नहीं आती है? आपने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल तो सुना होगा ना, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी सुना होगा आपने। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पहले आया, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बाद में आया, क्योंकि थॉमसन में कुछ कमियां होगी ना। अरे समझ में आ रही ना बातें आपको? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में बेटा कुछ कमियां थी, इसलिए उसकी कमियों को दूर करने के लिए रुदरफोर्ड का मॉडल आया। तो मैं सबसे पहले एटम्स के बारे में किसने बोला वो बता रहा हूं ना आपको, ठीक है? जॉन डाल्टन ने बताया था बेटा। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी, उसे बोला जाता है बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं उसे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये जो डाल्टन है, इसने बेटा एक थ्योरी दी, एक थ्योरी प्रपोज की, उसे बोला हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलेंगे आप उसे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और ये दी थी उसने 1808 के आसपास, ठीक है? ईयर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री में, जहां पे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि एटम की जो खोज है वो कहां से शुरू हुई थी। इससे पहले भी हुई है, इससे पहले भी आपको पता है कि जो दैट इज इंडियन फिलोसोफर है महर्षि कर्नाड करके, उन्होंने बोला था कि दुनिया की जो चीज है एक छोटे से पार्टिकल से बनी हुई है। दुनिया की हर वो चीज एक छोटे से पार्टिकल को से बनी हुई है। उन्होंने उसे कण कहा था। कण पता है ना आपको? अगर आपने बेटा पहले अगर पढ़ा होगा, कुछ बातें पता होगी आपको, बस कण बोल के छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा दो चार बातें उससे आगे बता दी क्या होता है करके एटम्स, ठीक है? तो पहली बात तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की यही है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर विच इज कॉल्ड एज दी, उसे क्या कहा? एटम्स का। इधर देखो बेटा, दोबारा से लिखता हूं यहां पे कि डाल्टन ने क्या बोला था। जॉन डाल्टन ने पहली बात बोली बेटा द स्मॉलेस्ट एंड टाइनी। स्मॉलेस्ट एंड टाइनी, टाइनी का मतलब इससे छोटा कोई नहीं है। टाइनी बोले तो माइन्यूट, माइन्यूट समझता है ना आपको? छोटा। स्मॉलेस्ट भी बोलेंगे एंड टाइनी और टीनी बोल दीजिए आप, आपको जो अच्छा लगे। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ, मतलब एवरी मैटर। उसने ऐसे बोला था बेटा, मैं थोड़ा उसका जो उसने बोला है वही लिख के बताता हूं आपको। इधर देखिए, उसने क्या बोला? एवरी मैटर
एवरी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर क्या हो जाए बेटा, गैस हो जाए, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. विच पार्टिकल्स? टाइनी पार्टिकल्स और टीनी पार्टिकल्स. इधर देख लीजिए, टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज क्या बोला उसे बेटा, बोलो उसने, इज कॉल्ड एज एटम्स. समझ में आई ना? मैंने आपको एक पहले क्या बताया कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर विच इज कॉल्ड एज दी एटम. उसने थोड़ा उसे तरीके से बोला, मतलब ये भी उसका स्टेटमेंट है, ये भी उसका स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने उसे तरीके से लिखा है. ठीक है, मतलब एवरी मैटर इज कंपोज ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज दी क्या बोला, एटम्स बोला. क्लियर है बात यहां पे? दूसरी बात क्या बोली बेटा उसने? दूसरी बात ये बोली आपको उसने कि दैट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. आपको समझ तो आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूं बेटा? एक एलिमेंट्स के सारे एटम सेम होंगे, साइज में, शेप में, मास में, सब में, प्रॉपर्टीज में. समझ में आ रही है ना बातें आपको? ऐसा थोड़ी ना होगा कि बेटा गोल्ड के सारे एटम सेम है तो एक गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी, दूसरे गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी. ऐसा नहीं होगा, सारे गोल्ड के एटम एक जैसी ही प्रॉपर्टी बताएगी. क्लियर है बात यहां पे? हाँ, एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, एटम्स चेंज हो जाएंगे, एटम चेंज हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो यही बता रहा था आपको मैं. बोलो क्या बोला बेटा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स atoms of same elements are same, atoms of same elements are same and बोलो ना यार, atoms of different element. समझ में आ रहा है मेरे? आपको बोलना पड़ेगा फिर बेटा, बोलो atoms of different elements are different. क्लियर है बात यहां पे? समझ में आया? अब नेक्स्ट सुनिएगा. उसने बोला कि एटम एक स्फीयर की तरह होता है, गोले की तरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने बताया आपको. एटम, उसने बोला कि उसने माना कि एटम एक स्फीयर की तरह है एंड दैट एटम्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. समझ में आया? ये दो पोस्टुलेट तो समझ में आ गया आपको, सिंपल है बेटा. उसने नेक्स्ट क्या बोला कि एटम्स एक गोले की तरह है, एक स्फीयर की तरह है, और जिसके अंदर दो तरह के पार्ट है. एक पार्ट है न्यूक्लियर पार्टिकल, एक है न्यूक्लियर पार्ट और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इधर देखिए बेटा, उसने क्या बोला? एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. इधर देखिए नेक्स्ट क्या बोला उसने, किसने डॉल्टन ने बोला बेटा एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. इधर देखिए आप, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एटम के अंदर कितने पार्ट होते हैं बेटा? टू पार्ट होते हैं. पहला पार्ट क्या बोला उसने? पहला पार्ट बोला बेटा न्यूक्लियर पार्ट. कौन सा पार्ट? न्यूक्लियर पार्ट. इधर देख लीजिए, पहला पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियर पार्ट. और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. लिख के बताता हूं, इधर देख लीजिए, आपको निकाल के बताता हूं बेटा कि न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है. सबसे पहली बात मुझे बताइए, उसने क्या बोला? एक एटम जो है एक स्फीयर की तरह है. ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से स्फीयर की तरह, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, एक स्फीयर की तरह नहीं होता. एटम को बेटा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में एक कॉपर की शीट रखी गई, एक कॉपर की शीट रखी गई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पर. इलेक्ट्रॉनिक, और उसका जो रिजोल्यूशन था बेटा वो 2000K था, 2000x. मतलब इतने रिजोल्यूशन पे एक कॉपर की शीट को देखा गया तो उसके एटम नजर आए. कैसे नजर आए पता है? आपने अगर एक पेज ले लिया, एक पेज पेपर, और उस पेपर को बेटा पेन से आपने इस तरीके से होल गिरा दिया आपने होल, तो एक साइड की जो दूसरी साइड की जिस साइड से होल गिरे है बेटा उसे, उस साइड की जो सरफेस होगा वो एकदम खुरदुरा होगा. सरफेस ऐसा प्लेन थोड़ी ना होगा क्या? नहीं होगा. तो जो जैसे डॉटेड नजर आएगी ना आपको, जो पेज, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेटा हिंदी में बोल रहा हूं, सुनिएगा कि क्या हुआ. आपने एक पेज लिया, एक पेज को आपने पेन से बेटा इस तरीके से आप खेलते बैठे, उसके साथ में उसे होल गिराते बैठे, तो पीछे की जो साइड देखोगे ना तो वैसे कुछ नजर आए उसे एटम. एक एटम नहीं बेटा, अगर आपने 1000 अगर उसे होल गिराए होंगे तो 1000 उस तरीके से नजर आएंगे. तो ऐसे ऊपर नजर आए थे, ऊपर निकले हुए, उनके जो मुंह है ऊपर निकले हुए, तो वैसे कुछ एटम नजर आता है. किसकी शीट देखी गई थी? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, दैट इज कॉपर की शीट देखी गई थी. तो कुछ स्फीयर की तरह होता है क्या वो? नहीं ना, कुछ आड़ा होता है, कुछ टेढ़ा होता है, कुछ लाइक दैट स्फीयर की तरह भी दिखते हैं. तो थोड़ा शेप बेटा आप डिसाइड नहीं कर सकते उसका, लेकिन उसे हमने माना है. या बेटा हम बात करेंगे, डॉल्टन ने उसे माना था कि एटम एक स्फीयर की तरह होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज एटम्स कहेंगे. क्या कहेंगे? एटम. नेक्स्ट बात क्या बोली बेटा? नेक्स्ट क्या बात बोली कि जो एटम्स है वो एटम का जो एक सेंटर है,
जो एटम का जो एक सेंटर है, उस सेंटर को नाम बेटा रुदरफोर्ड ने दिया था न्यूक्लियस। क्या दिया था? न्यूक्लियस। ये किसने दिया था? रुदरफोर्ड ने दिया था। और ये रुदरफोर्ड ने निकाल के बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है करके। ठीक है, इधर देख लीजिए। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि एटम एक स्फीयर की तरह है। एटम के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर है बात? यहां पे हमने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है, जो कि सेंटर है बेटा, क्या है? सेंटर। किसका सेंटर है? एटम का। अरे किसका सेंटर है? एटम का। एटम के सेंटर को क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियस। क्लियर है बात यहां पे? और जो न्यूक्लियस के अलावा जो कोई भी पार्ट है, न्यूक्लियस के अलावा जो कोई भी पार्ट है बेटा, ये वाला, इधर देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है, ये बाकी का, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो न्यूक्लियस का जो पार्ट है ना, इसे क्या बोला उसने? बोलो न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोला? न्यूक्लियर पार्ट। समझ में आ रहा है क्या रे? जो सेंटर है एटम का, उसे उसने नहीं बोला कि न्यूक्लियस है करके, लेकिन जो सेंटर है, वो सेंटर को बाद में डिस्कवर किया गया रुदरफोर्ड से बाय न्यूक्लियस, तो वो जो उसे बोला उसने न्यूक्लियर पार्ट। और जो बाकी का न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट रहेगा, उसे क्या बोला? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब सुनिएगा नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। दो नहीं होते बेटा, दो के अलावा भी होते हैं, जैसे कि मेजॉन भी होता है। जैसे कि क्या होता है? मेजॉन। अभी सिर्फ आप जो बेटा आपको मैं बोल रहा हूं बस उतना सोचिए, अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है आपको। जैसे ही मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा आपको, तो फिर आपको पूरी सैर कराने वाला हूं। ठीक है, कि कहां से कहां तक जाना है, वहां से वापस कैसे आना है, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। ठीक है, अभी इधर ना देखिए आप कि एटम एक स्फीयर की तरह है। एटम का जो सेंटर है उसे हमने न्यूक्लियस बोला। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मेजॉन है। समझ में आया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मेजॉन। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को कंबाइनली कॉल्ड एज कहते बेटा न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस को नहीं बोलते, न्यूक्लियस अलग चीज है। न्यूक्लियस में एक ही पार्टिकल है क्या? प्रोटॉन? नहीं। दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन ही है क्या? न्यूट्रॉन के अलावा भी पार्टिकल है ना। अरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और क्या है? न्यूट्रॉन भी है और मेजॉन भी है। समझ में आया? एंटी प्रोटॉन भी होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, ये भी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन होगा कह रहे? नहीं, न्यूक्लियॉन सिर्फ दो को बोलते मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। समझ में आ गई ना बात यहां पे? तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। समझ में आया? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नो चार्ज। नो चार्ज, दैट इज न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो मैं बोल सकता हूं ना कि प्रोटॉन न्यूक्लियर पार्टिकल है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल है? न्यूक्लियर पार्टिकल। समझ में आ रहा है क्या? अरे जे पार्टिकल बेटा न्यूक्लियसच्या आतमध्ये आहेत, जसे की प्रोटॉन आहे, न्यूट्रॉन आहे आणि मेजॉन आहे, त्यांना काय म्हणू आपण? न्यूक्लियर पार्टिकल। आणि जे पार्टिकल न्यूक्लियसच्या बाहेर असतील त्याला काय म्हणू आपण? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। समजलं? आता पहा याच्यामध्ये हा जो आहे, हा एक थर्ड पार्टिकल आहे बेटा, त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रॉन। हा इलेक्ट्रॉन कुठं असतो? न्यूक्लियसच्या बाहेर, न्यूक्लियसच्या आतमध्ये तो येऊ शकत नाही। ठीक आहे? हा जो न्यूक्लियर, हा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर म्हणतात इलेक्ट्रॉन, आणि तो जो इलेक्ट्रॉन आहे, तो इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियसच्या बाहेर असतो। आणि जे पार्टिकल न्यूक्लियसच्या बाहेर असतात त्यांना म्हणतात एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मग हा कोणता पार्ट झाला बोला? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलिए आप, या इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल बोलिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल, जो पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर है उन्हें बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। समझ में आया? क्लियर है बात यहां पे? अब आपने ये बोला बेटा कि ये जो प्रोटॉन है, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, मैंने आपको ये बोला कि ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? बोलो पॉजिटिव चार्ज। अरे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और ये जो थर्ड पार्टिकल है जिसे आप न्यूट्रॉन कह रहे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल। हेंस इट इज न्यूट्रल। हेंस इट इज न्यूट्रल। तो मोटा मोटा समझिए आप कि एटम के अंदर तीन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जिसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बाहर है, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और एक होता है न्यूट्रॉन
जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। कहां मौजूद होता है वो? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। अरे क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर। क्लियर है बात यहां पे? समझ में आया ना? तो बताइए इसमें ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो दो मेन पार्टिकल है, एक उसमें प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए मैंने न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो प्रोटॉन की वजह से आया है या न्यूट्रॉन की वजह से आया है? प्रोटॉन की वजह से आया है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? आ रहा है ना बेटा? ये बेटा जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल है ना, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। उस पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। सिर्फ चार्ज किसके ऊपर है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है ना, वो तो बाहर है, वो तो बाहर है। समझ में आ रही ना बातें? तो बेटा ये जो है, ये जो न्यूक्लियस है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज लिखा है वो किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। फास्ट हो रहा है रे? आ रहा है ना समझ में? आ रही है बात समझ में? अब आपको एक बात समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर सकता है या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है? करेगा? अट्रैक्शन दोनों में होगा या नहीं होगा? आपको पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में आ सकता है क्या? आ सकता है या नहीं आ सकता? सुनिएगा आप बेटा, ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? दोनों में अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? अट्रैक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना? बिल्कुल। समझ में आ रही ना बातें आपको? ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर गिर सकता है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर कोलैप्स। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर कोलैप्स। लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं उनमें न्यूक्लियर कोलैप्स नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी बेटा न्यूक्लियस में आके नहीं गिरेगा। आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना? इधर देखिए बेटा, इस न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अंदर आना चाहिए ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो आता नहीं है। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स है बेटा, उसमें नहीं आता। उसे न्यूक्लियर कोलैप्स बोला गया। न्यूक्लियर कोलैप्स नहीं होता है। क्लियर है बात यहां पे? अब सवाल यह है कि सर न्यूक्लियर कोलैप्स क्यों नहीं होता है? क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके नहीं बैठता? इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में तो अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन है, बिल्कुल है। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो बेटा जितना इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन है उतना रिपल्शन भी है। मतलब जो नेट फोर्स है वो लगता है बेटा, नेट फोर्स जो लगता है वो जीरो लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अर्थ के अराउंड जो सन बेटा, जो सन है, सॉरी, अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा होना चाहिए ना, फिर मून घूमते 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 10 सालों में 20 सालों में अर्थ पे आगे आने जाना चाहिए उसने। ऐसे तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लाइक दैट इसमें भी वैसा नहीं होता है। समझ में आ रही है बात है? जिस तरीके से बेटा जो अर्थ रिवॉल्व होती है अराउंड दी सन, तो उनमें भी, दोनों में भी अट्रैक्शन होगा, तभी तो रिवॉल्व हो रही है। अगर अट्रैक्शन ना होता बेटा तो वो अर्थ बेटा बहुत दूर चली जाती ना, दूसरे ऑर्बिट में चली जाती या एस्केप हो जाती। समझ में आ? जो आप प्लैनेट जो बेटा लॉन्च करते हैं, जो प्लैनेट या सॉरी सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट एक डिफरेंट ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमना चाहिए ना, तभी तो उसे लॉन्च करते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि उसे थर्ड ऑर्बिट में भेजना था तो डायरेक्ट फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। होता है ऐसा कई बार। उसके लिए जो वेलोसिटी है जितनी देनी चाहिए उतनी अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए जो ऑर्बिट में उसे पहुंचाना है, तो वो उस ऑर्बिट में जाके गोल गोल घूमेगा। अगर उससे ज्यादा दे दी तो एस्केप हो जाएगा, उससे कम दे दी तो धड़ाम नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? क्लियर है बात? तो बेटा उस पर नहीं जाते। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी भी बेटा इस न्यूक्लियस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? इसे अपना कैरेक्टर लूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन भी कैरेक्टर लूज कर सकता है। अब ये दो तरह का कैरेक्टर शो करता है, एक शो करता है पार्टिकल नेचर और एक शो करता है वेव नेचर। तो बेटा इससे अगर न्यूक्लियस में आना है, अगर ये आ जाए तो कब आ सकता है पता है? जब इस इलेक्ट्रॉन को लाइट इतनी वेलोसिटी दी जाएगी। आप समझ पा रहे हो कि इस बात को? आपको एक बात तो समझ में आ रही ना कि बेटा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आना चाहिए, लेकिन आता क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन को बेटा अगर आना है तो उसे अपना पार्टिकल नेचर लॉस करना पड़ेगा। और पार्टिकल नेचर कब लॉस करेगा वो? जब उसे लाइट इतनी वेलोसिटी दी जाएगी। अब जब लाइट इतनी वेलोसिटी दी जाएगी बेटा तो वो वेव में चला जाएगा, और वेव में चला गया तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं ना, पार्टिकल बचा क्या फिर? नहीं। तो बेटा इस वजह से नहीं आता हूं।
मैं आगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हमने लाइट इतनी एनर्जी दे दी तब वो इस न्यूक्लियस में आ सकता है, जब लेकिन लाइट की इतनी वेलोसिटी देने के बाद वो अपना पार्टिकल नेचर लॉस कर देता है। पार्टिकल मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना, फिर जाके क्या कर लेगा वहां पे वो, समझ में आ रही है ना बात है आपको? उसका पार्टिकल नेचर होता है, मास होता है उसको कुछ ना कुछ, दैट इज 0.00055 AMU, इतना मास होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अपना मास जो पार्टिकल नेचर ही अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है उसका, तो उसका जाके कोई मतलब है क्या? नहीं है बेटा, तो इसलिए नहीं जाता है वो। क्लियर है? थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के थ्रू भी बताया जाएगा आपको कि ये क्यों नहीं जाता है करके, ठीक है? चलिए इधर देखिए, अब समझ में आ रहा है आपको कि देखो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास में जो न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर जो कोई भी पार्टिकल मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियर पार्टिकल, और न्यूक्लियर पार्टिकल में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मेसॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मेसॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल है, दैट इज जीरो चार्ज, हेंस इट इज न्यूट्रल, हेंस इट इज न्यूट्रल। क्लियर है? एक बात बता देता हूं आपको, इधर देखिए आप, अब किसी भी एटम्स के अंदर, किसी भी एटम्स के अंदर, इधर देखिए बेटा, किसी भी एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ, इधर देखो, किसी भी एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं बोलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जीरो। और जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव से काट देंगे ना, हेंस एटम्स इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव और इलेक्ट्रिकली नेगेटिव और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोबारा से सुनो बेटा, एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? तो बेटा जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतने क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज। 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा ना पूरा चार्ज। पूरा चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एटम्स के ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं। तो फिर एटम पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ या न्यूट्रल हुआ? न्यूट्रल। समझ में आया है नहीं? यही तो बात बता रहा हूं ना आपको कि बेटा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इधर देखो बेटे, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली, बोलो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया? ये एटम्स क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया? क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आगे सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में बेटा? इतनी ही सारी बातें जो है वो डाल्टन ने बताई थी। सबसे पहली बात क्या थी कि एवरी मैटर इज कंपोज ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज दी, क्या बोला हमने उसे? एटम्स बोला, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोला? बोलो जरा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। क्लियर है? एटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट। नंबर 1 न्यूक्लियर पार्ट, नंबर 2 न्यूक्लियर पार्ट। बोले तो कौन सा पार्ट? न्यूक्लियस वाला जो पार्ट रहेगा उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पार्ट। और आउट ऑफ न्यूक्लियस जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उन्हें बोलेंगे न्यूक्लियर पार्टिकल, और न्यूक्लियस के बाहर जो पार्टिकल है उन्हें क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। बोलना पड़ेगा रे आपको, ठीक है? वैसे बैठने के लिए नहीं आ रहे आप। तो बेटा न्यूक्लियर पार्टिकल कौन कौन से बोलो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? दैट इज न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन बोलेंगे कह रहे? नहीं, सिर्फ प्रोटॉन और किसको बोलेंगे? न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा है ये? इलेक्ट्रॉन। दिखाया ना यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन सा पार्टिकल है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है? निगेटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। कहां पे होता है प्रोटॉन? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसका? एटम का। एटम किसका? एलिमेंट का। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अरे बेटा प्रोटॉन कहां पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किसका? एटम का। एटम किसका? एलिमेंट का। समझ में आया? क्लियर है? न्यूट्रॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है? बेटा मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सा होश में आके सुनो आप, बस बोलो मत जज्बात में आके, ठीक है? तो बेटा न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नो चार्ज। नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन
element which is called as neutron. Electron is present inside or outside the nucleus? Outside the nucleus of an atom, of an element which is called as electron. Proton carry positive charge, electrons carry negative charge. In neutral atom the number of proton is equals to number of electron, hence atom is electrically neutral. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है? जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के बाहर है, एंड दे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. They continuously revolve around the nucleus. Like that, the Earth revolve around the Sun, Moon revolve around the Earth. That's the different planets, Mars, Jupiter, Saturn, that revolve around the Sun. Like that, similarly, that's electron also revolve around the nucleus. और ये बेटा क्या हुआ था? जो सबसे पहले जो बोहर का सबसे पहले डाल्टन ने बोला, डाल्टन के बाद में किसने बोला था? थॉमसन ने बोला था. थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन के बाद में आया रुदरफोर्ड. रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूम रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल को बोला जाता है ऑर्बिट. क्या बोलते हैं उसे? ऑर्बिट. जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है ना तो एनर्जी गेन करता है ना तो एनर्जी लूज करता है. ये बोला था किसने? रुदरफोर्ड ने बोला था. और वही बोल के वो फंस गया था. समझ मतलब फंस गया था मतलब उसका जो मॉडल है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था. उसे क्या कर दिया गया था? उसके ड्रॉबैक्स माना गया था. फिर बोहर ने एक मॉडल दिया था, बोहर एटॉमिक मॉडल. क्लियर है बात यहाँ पे? मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर बेटा मोशन में होगी, कोई भी चीज अगर मोशन में होगी तो एनर्जी तो लूज करेगी ना? करेगी नहीं करेगी? आपको बोलूंगा जाओ 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आ जाओ, तो एनर्जी कम होगी या बढ़ जाएगी आपकी एनर्जी? ऐसा होगा क्या कि नहीं सर अब मैंने 5 किलोमीटर मारा, अब मैं पूरा जोश के साथ में दौड़ लगा सकता हूँ? ऐसा होगा कि आपके साथ में? नहीं बेटा. तो एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी. आप बेटा 5 किलोमीटर दौड़ के आ जाओगे, चुपचाप बैठ रहोगे 1 घंटा, सर अब नहीं होता कुछ, ऐसे बोलोगे आप, क्योंकि एनर्जी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है. तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसको एनर्जी लगेगी ना घूमने के लिए. समझ में आ रही ना बात है? लॉजिकल बात है. अगर कोई भी पार्टिकल जिसे मास हो बेटा, अगर वो घूम रहा है, मोशन में है, तो एनर्जी तो क्या करेगा? लूज ही करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या उसका एक्सेप्शन रहेगा? तो बेटा मैंने यही बोला ना आपको कि रुदरफोर्ड यही बोल के फंस गया था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है बेटा ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है ना तो एनर्जी इमिट्स करता है. अब्सॉर्ब मतलब लेना, इमिट्स का मतलब देना. समझ में आ रही ना बातें आपको? तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना तो वो एनर्जी, अगर उन्हें एनर्जी दी जाए तो एनर्जी अब्सॉर्ब भी कर लेंगे, और एनर्जी जब अब्सॉर्ब करते हैं तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं. समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं. मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ बेटा. कुछ कुछ बातें जो है ना तो बोलोगे कि सर लिख नहीं रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मैं बस आपके चेहरे देख के आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ बच्चे समझ पाते हैं कि क्या बोल रहा हूँ करके मैं. ठीक है? अगर नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, बस आप इतना आज के लेक्चर में बस इतना समझिए आप कि क्या हुआ है करके. ठीक है? इधर देख लीजिए कहाँ से शुरुआत की हमने? एलिमेंट से. तो बस ध्यान में रखिए, एलिमेंट्स को 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता. उसे क्या कहते हैं आप? एलिमेंट्स. टोटल 118 112 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में. वो जो डब्बा आप देखते हो, हाइड्रोजन हीलियम जो बोल भी रहे हो आप, वो क्या है? एलिमेंट्स ही तो है यार. समझ में आई ना बात? और जिन्हें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज कंपाउंड कहते हैं. क्या कहते हैं? कंपाउंड. उसके बाद में हमने बात की एटम की. एटम का जो वर्ड है वो कहां से आया है? एटोमियो पे से आया है. बोलना पड़ेगा सबको. एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल. ठीक है? दिख रहा है ना आपको? अनकटेबल. और हमने बोला कि सबसे पहले एटम्स के बारे में बात की थी बेटा डाल्टन ने. उसने एक थ्योरी दी, एक थ्योरी प्रपोज की जिसे हमने बोला है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 के आसपास. ठीक है? उसने क्या बोला? एवरी मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल टाइनी पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज एटम. दूसरी बात क्या बोला? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. इस लाइन का मतलब समझ में आ गया क्या आपको? आपके सारे एटम सेम हो जाएंगे, मेरे सारे एटम सेम हो जाएंगे, आपके और मेरे एटम डिफरेंट हो जाएंगे. क्लियर है ना बात? यहाँ पे वही बात है बेटा. चलिए नेक्स्ट देख लीजिए. एटम्स के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं या 2 तरह के पार्ट होते हैं. पहला होता है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. और जो एटम का सेंटर है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जो पार्टिकल मौजूद है वो न्यूक्लियर पार्टिकल. एग्जांपल बताइए न्यूक्लियर पार्टिकल के. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मेजॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन. ये तीनों के तीनों कौन से पार्टिकल है? न्यूक्लियर पार्टिकल. और जो न्यूक्लियस के बाहर है उन्हें क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल. उसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज,
न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, एन एन मत कर दो यार, न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ऐसे नहीं बोलना है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, एन एन ऐसे बनाओ ना फिर, नो चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ऐसे बना सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे सबको समझ में? इसके आगे जो है बेटा एटम्स के बारे में, अब देखो एटम्स के अंदर कितने एटम्स, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात करेंगे। और एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बेटा उसको उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। किसी भी एटम के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर हम देखेंगे एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर उसे कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जैसे कि आप सीरियल वाइज बोल ही रहे हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका क्या मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो 6 है बेटा, कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे? फिर 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। और न्यूट्रॉन बाद में बात करेंगे ना, न्यूट्रॉन में निकालने बताऊंगा ना आपको कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन। तो बस ये सुनिएगा आप कि एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसे कहते हैं मास नंबर। तो बाकी का हम कल देखेंगे। ठीक है, तो बेटा कल आपको क्या करना है, कल मतलब कल तो क्लास नहीं होगा, डायरेक्ट मंडे को आना है आपको। तो मंडे को आप 40 एलिमेंट लर्न करके आना है। मंडे को 40 एलिमेंट, फर्स्ट 4D एलिमेंट्स लर्न करना है आपको। कहां तक? जिरकोनियम ना, हाँ जिरकोनियम नियोबियम तक के आपको क्या करना है? एलिमेंट लर्न करना है। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बताइए सही से हो रहा है ना? स्पीड वगैरह ठीक है ना बेटा? स्पीड वगैरह ठीक है ना? कि कम ज्यादा करनी है, कम करनी है? बराबर है ना? हाँ ठीक है बेटा। अगर कोई स्पीड का इशू आता है, कई बार क्या होता है पता है क्या, जैसा बेटा आप जज्बात में आ जाते हो, कई बार मैं भी जज्बात में आ जाता हूँ, तो 2-4 गियर आगे बढ़ जाते हैं, तो गियर हमें पीछे करना पड़ता है। तो ऐसा कभी हो जाए तो बोलना है आपने कि स्पीड ज्यादा हो रही है करके। ठीक है, कल बाकी का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।